हेलो एवरीवन, विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या। मैं यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स की फैकल्टी हूँ। तो आज की जो करंट अफेयर्स है, इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं यूपीएससी की बैकग्राउंड के साथ कई सालों से जुड़ी हुई हूँ एंड मेरी मेंस की भी एक्सपीरियंस है लिखने की। देन इसके पहले मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। तो अभी मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी ज्वाइन की हूँ और आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये वीक में 2 बार आएगा। आज जैसे GS1 एंड GS3 के पार्ट है, इसके अलावा GS2 और GS4 के भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक लास्ट वीक का यही है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो फैसिलिटी है, इसको दोबारा रीओपन किया है यूपी में, लखनऊ के पास। तो अब हमें क्या डिफेंस फैसिलिटी के बारे में जानना है? नो, हमें जानना है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो जैसे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जो अभी तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक के नाम पे आपको एक चीज़ जानना है कि जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक है हाइपोसोनिक या फिर सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक जो है उसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। देन आते हैं सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जिसका रेंज जो स्पीड है वो 2 to 3 मैक तक होती है। एंड हाइपरसोनिक जो 5 मैक के अराउंड होते हैं। तो इंडिया के पास अभी तक कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बट हाँ, सुपरसोनिक मिसाइल ये जो है हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाया था, जो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कोवा रिवर के नाम पे है। तो ये क्रूज मिसाइल है। ये भी आपको जानना है कि मिसाइल दोनों टाइप के होते हैं, क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये क्रूज टाइप मिसाइल्स हैं और जेट इंजन के थ्रू प्रोपेल होते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर था जो DRDO का है एंड इनपॉम ये रशिया का कंपनी है। ये एक यूनिवर्सल मिसाइल है जो लैंड, सी, एयर किसी भी जगह से आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके फर्स्ट की फीचर क्या है कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। आपने एक बार फायर कर लिया और आपने जो लोकेशन है, टारगेट को लॉक कर दिया, तो उसके बाद आप भूल सकते हैं, ये जाके प्रॉपर टारगेट में ही हिट करेगा। तो ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एंड 2 स्टेज मिसाइल है। इसके जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन का होती है। तो जो भी मिसाइल्स अभी तक यूज़ होती है उन सब में जो फर्स्ट स्टेज होती है, या फिर जो हमारी इसरो की रॉकेट भी होती है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज हमेशा सॉलिड सिस्टम होती है, सॉलिड इंजन होती है। बिकॉज सॉलिड इंजन हमें उतना प्रेशर दे पाता है, उतना थ्रस्ट दे पाता है, जिसकी वजह से जो मिसाइल है या फिर जो रॉकेट है वो ऊपर तक जा पाए। तो मोस्टली हमेशा सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होते हैं। एंड स्टेज 2 जो है वो लिक्विड रैमजेट इंजन है। ओके, तो ब्रह्मोस के बारे में हमें इतना ही जानना था। इसके अलावा तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चर्चे में रहता है। QCM issues direction for prevention and control of paddy stubbles। तो पैडी स्टबल बर्निंग को लेके जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये दिल्ली NCR के एयर क्वालिटी को मैनेज करते हैं। इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। तो ये डायरेक्शन कौन कौन से स्टेट के लिए है? पंजाब के लिए है, हरियाणा के लिए है एंड यूपी के लिए है। जो स्टबल बर्निंग की जितने भी इंसिडेंट होती है वो प्रिवेंट करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो दिल्ली NCR है उसकी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो पाए। तो की डायरेक्शंस क्या क्या रही है? एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाया जाए जिसमें पुलिस ऑफिसर्स होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे
और ये जो प्रोटेक्शन फोर्स है ये जो डिफॉल्टर्स होंगे उन्हें पेनलाइज करेगा। नेक्स्ट है मैंडेटिंग यूज ऑफ पैडी स्ट्रॉ पेलेट्स और ब्रिकेट्स फॉर को फायरिंग ब्रिक क्लिन्स। तो ये थर्मल पावर प्लांट में जो पैडी स्ट्रॉस होते हैं, मतलब जो स्टबल होते हैं, पैडी स्ट्रॉस होते हैं, वो थर्मल पावर प्लांट पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जितने भी विलेजेस हैं ये सारे एरियाज़ में, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारे एरियाज़ में हैं, उसमें जो विलेजेस है उसकी प्रॉपर मैपिंग होगी। कितना परसेंटेज वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, कितना खेती होती है, उस सब के एरियाज़ में स्टबल को मैनेज कैसे किया जाए ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, इन सिटू मैनेजमेंट किया जाए, ये सब चीज़ से रिलेटेड मैपिंग की बात हो रही है। और ये मैपिंग के लिए कोई भी विलेज का हो या फिर कोई जो एग्रीकल्चर फील्ड का है, उसमें मैपिंग के लिए कौन सा स्कीम को हम यूज़ करते हैं, स्वामित्व स्कीम। आई होप आप सबको नाम याद होगा, जहाँ पे हम ड्रोन यूज़ करके मैपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ। तो हम थर्मल पावर प्लांट पे ये जो पैडीज यूज़ करेंगे, ये जो स्टबल यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें जो किसान है, फार्मर्स है, उनसे पैडी खरीदना होगा, स्टबल खरीदना होगा। तो स्टबल की रेट क्या होगी, किस रेट पे ये खरीदा जाएगा, थर्मल पावर प्लांट पे या फिर बायोगैस प्लांट पे यूज़ किया जाएगा, ये भी हमें पता करना है। तो पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में ये कॉमन रेट है, जो हरियाणा के साथ हरियाणा की जो रेट है उसके साथ पंजाब और हरियाणा के रेट को मैच किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग XC2 मैनेजमेंट। तो जो एक मशीन का आपने नाम सुना होगा, हैप्पी सीडर। तो ये मशीन क्या करता है, ये खेत में जाके जो स्टबल है उसको एकदम से ज़मीन के साथ मिला देते हैं, इसे मल्चिंग कहते हैं, ताकि जो हमारे गर्मी का टाइम हो या फिर विंटर के टाइम हो, उस टाइम पे स्टबल बर्निंग की ज़रूरत ना पड़े एंड जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी स्टेबल रहे। तो इसलिए XC2 मैनेजमेंट से रिलेटेड काम भी ये जो कमीशन है वो करने वाले हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब एक जियो ट्यूबिंग के बारे में बात करते हैं। तो जियो ट्यूबिंग होती क्या है, इसके पहले जान लेते हैं न्यूज़ क्या है। थिरुवनंतपुरम है केरला की कैपिटल। तो ये यहाँ पे जियो ट्यूबिंग एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो कोस्टल इरोशन हो रहा था, हमारी जो कोस्ट लाइन है उसमें जो इरोशन हो रहा था वो धीरे धीरे कम हुई है। ये एक जियो ट्यूबिंग की टेक्नोलॉजी है। तो जियो ट्यूबिंग होती क्या है, ये बेसिकली लार्ज ऐसे ट्यूब्स की तरह दिखते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। ये जो ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर परमिएबल फैब्रिक ट्यूब्स रहते हैं, जो ड्रेज मटेरियल से भरा हुआ रहता है एंड हाइड्रोलिकली फिल्ड है, तो इसमें पानी रहता है। तो इसके थ्रू क्या होती है, पानी अंदर जाएगा और पानी बाहर आ सकता है, बट कोस्टल जो सॉइल है वो बाहर नहीं आ सकता। तो कोस्टल सॉइल अगर बाहर नहीं आएगा तो कोस्टल इरोशन भी नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक एक टेक्निक है, बट हाँ बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये एक सिमिलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जिसका नाम है जियो टेक्सटाइल। तो जियो टेक्सटाइल जो फैब्रिक्स होते हैं, जो ये जियो ट्यूब के अंदर यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पानी को अलाउ करता है टू एस्केप, बट जो सॉइल पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको ये एस्केप करने नहीं देता, उसको ये बाहर जाने नहीं देता। तो ये जो डी वाटरिंग प्रोसेस है, जब पानी बाहर जा रहा होता है तो सॉइल की जो पार्टिकल है वो रह जाता है एंड इरोशन को कंट्रोल करता है। तो ये ट्यूब्स मोस्टली क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, परमेबल मटेरियल्स है और पॉलीप्रोपिलीन से बनाया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन वोवेन जियो टेक्सटाइल है। ओके, जो ये जो जियो टेक्सटाइल है, जियो टेक्सटाइल का कैरेक्टर क्या है, ये ड्यूरेबल होते हैं एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, तो हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है या फिर ड्रॉट हो सकता है, हाई रेनफॉल हो सकता है, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर से ये रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है,
एंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस तो है ये इरोशन कंट्रोल करता है, तो केरला के कोस्ट में इसने इरोशन कंट्रोल किया है। जो सी वेव्स होते हैं उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो जिस एरिया पे अभी मैनग्रोव की कवरेज कम हुई है वहाँ पे वेव इम्पैक्ट को कम करने में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड बीच स्टेबिलाइजेशन को भी ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, एक न्यू बनाना स्पीसीज जो हमें पहले मिला था उसके बारे में एक न्यू डिस्कवरी हुई है, मूसा इंडा अंडामनसिस। ये बनाना की एक वैरायटी है, केले की वैरायटी है। इसमें लॉन्गेस्ट इनफ्रैक्ट्रेसेंस मिलता है। इनफ्रैक्ट्रेसेंस क्या होती है? तो हम जो केला देखते हैं, केला में जो स्टेम होती है, स्टेम से जो फ्रूट्स निकलते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बनी हुई होती है। और ये स्पाइरल, एक अगर इस टाइप का केला होता है तो इसके चारों तरफ स्पाइरल वे में केला लगा रहता है, राइट। तो ये इसे कहते हैं इनफ्रैक्ट्रेसेंस। तो ये जो बनाना की वैरायटी है इसमें लॉन्गेस्ट इनफ्रैक्ट्रेसेंस मिलता है ग्लोबली। तो मूसा इंडा अंडामनसिस जो है ये वाइल्ड एक बनाना वैरायटी है जो अंडमान में ही मिलता है। तो इस टाइप के बहुत सारे वैरायटीज होती है जो अंडमान में ही मिलता है। जैसे चावल की एक वैरायटी होती है ओराइजा सैटाइवा अंडमानिका, तो वो सिर्फ अंडमान में मिलता है। मैंगो की वैरायटी है जो मैंगीफेरा अंडमानिका, वो सिर्फ अंडमान में ही मिलता है। तो ये जितने भी होते हैं दीज आर एंडेमिक, मतलब उसी लोकेशन में मिलता है, उसके बाहर, उस लोकेशन के बाहर किसी और जगह पे नहीं मिलता। तो दिस वैराइटीज एंडेमिक टू अंडमान एंड निकोबार। और ये रिसेंट ऑब्जर्वेशन जो है इसमें 4.2 मीटर लॉन्ग इनफ्रैक्ट्रेसेंस मिला है। और इनफ्रैक्ट्रेसेंस क्या है? फ्रूट बंच एक्सिस। ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? बनाना में तो दिखते ही हैं, पाइन एप्पल्स में दिखते हैं। ओके, तो ये मूसा इंडा अंडामनसिस की कैरेक्टर क्या है? ये ऑब्वियसली एंडेमिक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। यूनिक कैरेक्टर ये है कि सिलिंड्रिकल फ्लावर है। तो इसके फ्लावरिंग भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। लार्ज इनफ्रैक्ट्रेसेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। स्वीट फूड, मतलब इसकी गोल्डन योलिक पल्प होता है जो पकने के बाद ऑरेंज हो जाता है। एंड गोल्डन ऑरेंज जो है ये राइप एंड इरेगुलर, इसकी जो सीड है, इसके जो बीज होते हैं वो सारे इरेगुलर होते हैं। जैसे नॉर्मली हम केले में देखते हैं एक राउंडिश शेप आती है, बट ये इरेगुलर शेपेड है। हैबिटेट क्या है? वाटरफॉल्स के आसपास, वाटर स्ट्रीम के आसपास ये देखने को मिलता है। इसकी कंजर्वेशन स्टेटस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN में, ये आपको जानना पड़ेगा। तो IUCN की लिस्ट में इंडिया में कौन कौन से IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो वैसे ही प्लांट स्पीसीज ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंड इसकी जो हैबिटेट है ये वल्नरेबिलिटी को मैच कर रहा है, मतलब लोगों की इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से इसकी जो हैबिटेट है वो वल्नरेबल हो रही है। इसकी पोटेंशियल एक जेनेटिक रिसोर्स है जो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए या फिर हाई यील्डिंग बनाना वैरायटी के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे हम डिफरेंट प्लांट्स यूज़ करते हैं उसमें इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी जो पोटेंशियल एक बेनिफिट भी है वो आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, नासा ने एक लास्ट ईयर एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया था। 2024 YR4 नाम है एस्ट्रॉयड का। ये जो एस्ट्रॉयड है ये 2032 में मून के साथ कोलाइड करने की एक चांसेस है। तो ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू ये लोकेट किया गया था। तो फर्स्ट इसे लोकेट कहाँ कैसे किया गया था? एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, एटलास इसका नाम है, जो चिली में लोकेटेड है
वो YR4 को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो अगर आपको कहा जाए कि एटलस रिसेंटली इन न्यूज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटलस और व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटलस, तो वो आपको जानना पड़ेगा कि ये काम क्या करता है। वर्ल्ड अर्थ के आसपास जितने भी एस्टेरॉयड है, जो टेरेस्ट्रियल एस्टेरॉयड है, उसको ये लोकेट करता है। ठीक है, तो इसी एक एस्टेरॉयड को लोकेट करने का जो सिस्टम था एटलस, ये पूरे वर्ल्ड में सिचुएटेड है। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इसे लगाया गया है। तो जो चिली में सिचुएटेड है वो इस YR4 को डिस्कवर किया था। तो एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं, ये रॉकी मतलब पत्थर जैसे होते हैं, एयरलेस, इसके चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहता। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम से ही ये हमारे सोलर सिस्टम में है एंड मूवमेंट करता रहता है। इसे माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी एस्टेरॉयड्स मिलते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। ओके, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। जो नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स होते हैं उसकी ऑर्बिट अर्थ के आसपास होती है एंड जो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, ऑर्बिटल जो पाथ है उसे क्रॉस करते हैं, उसे अर्थ क्रॉसर्स कहा जाता है। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है। ये डिस्कवर किसने किया है, नासा ने डिस्कवर किया है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि लाफोरा डिजीज़ एक डिजीज़ है जो बहुत ही जो लीथल है। ये अगर हो जाए तो आपको डेथ हो सकता है। तो इस डिजीज़ को ट्रीट करने का, ठीक करने का एक न्यू स्टडी मिली है। तो ये जो लाफोरा डिजीज़ है ये एक रेयर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है जो लीथल है, मतलब आपके डेथ होते हैं। एंड ये करता क्या है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये किस टाइप के डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस एपिलेप्सी। तो ये एपिलेप्सी का एक टाइप है जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से होती है। इसमें होता क्या है, सीजर हो सकता है, मोटर स्किल मतलब हाथ पैर की यूज़ या फिर आपके आई मूवमेंट की जो यूज़ होती है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मोटर यूज़ क्या होती है, बेसिकली आप अगर किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, अगर आप फ़ोन पकड़ना चाहते हैं, पेन पकड़ना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो वो उसे कहते हैं मोटर स्किल्स। तो आपकी उसकी लॉस होती है। चलना, साइकिलिंग करना, दौड़ना, स्विमिंग करना, ये सारे मोटर स्किल्स होते हैं एंड ये मोटर स्किल्स की लॉस होती है। एंड मेंटल जो कंडीशन है उसकी भी डिक्लाइन होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका रीज़न क्या है, EPM2A या फिर EPM2B जीन के म्यूटेशन की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। कहाँ कहाँ पे होती है, वर्ल्ड में उस रीजन में जहाँ पे कॉन्सैंग्विनस मैरिज होती है, मतलब क्लोज रिलेटिव के अंदर मैरिज होती है। क्लोज रिलेटिव मतलब भाई बहन हो सकता है, फर्स्ट कजिन हो सकता है, प्रीवियस जनरेशन में मामा या चाचा के साथ शादी हो सकती है। तो वेरी क्लोज रिलेटिव के साथ अगर शादी होती है, दैट इज कॉल्ड कंसैंग्विनस मैरिज। एंड ये कंसैंग्विनस मैरिज की वजह से हो सकता है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रिवेलेंट है, मेडिटेरेनियन कंट्रीज लाइक स्पेन, इटली, फ्रांस, जहाँ जहाँ पे ये मैरिजेस होती है, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया एंड हमारे साउथ इंडिया के कुछ कुछ रीजन में भी होती है। ओके, तो ये लाफोरा डिजीज़ के बारे में हमें जानना था। एंड जो न्यू ब्रेक थ्रू है वो यही है कि हमारी जो जीन म्यूटेशन है उस म्यूटेशन को हम ठीक कर सकते हैं प्रोबेबली। इसके ऊपर स्टडी चल रही है, इसके बारे में हमें डिटेल्स में नहीं जानना था, बट हाँ ये जो डिजीज़ है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ने एडिशनल बफर स्टॉक, जितना भी राइस का बफर स्टॉक था उसको एलोकेट किया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ये बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से
जो बफर स्टॉक होती है वो मेंटेन करते हैं। फूड ग्रेन्स की बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। और ये बफर स्टॉक क्यों होती है? बेसिकली ये जो बफर स्टॉक है वो डिफरेंट स्कीम्स में यूज़ किया जाता है, लाइक पीडीएस सिस्टम है, या फिर मिड डे मील स्कीम है, या फिर हो सकता है आर्मी को राशन भेजना है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जब इन्फ्लेशन, फूड ग्रेन्स इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बफर स्टॉक को यूज़ किया जाता है। या फिर किसी कंडीशन में नेचुरल कैलामिटीज़ आया है, फ्लड आई है या फिर भूकंप आई है, तो उस टाइम पे जितने भी राशंस आते हैं वो सारे ये बफर स्टॉक से आते हैं। और ये बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो एलोकेट किया गया है ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंदर है। और जो 2.8 मिलियन टन्स राइस है उसको सब्सिडाइज रेट में दिया जा रहा है कंपनीज को, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेके अपना अपना जो फैक्ट्रीज है उसमें इथेनॉल बनाएंगे। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। एंड स्पेसिफिकली फार्मर्स के जो इनकम होते हैं, किसानों के जो इनकम होते हैं उसको डबल करने का एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक आसान तरीका है। तो ये जो एलोकेट किया जा रहा है ये बेसिकली नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंदर इसे किया जा रहा है। ये जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है इसका एम क्या क्या था? फार्मर्स को एडिशनल इनकम मिलेगा, जो क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो इथेनॉल हम यूज़ करने वाले हैं इसे बेसिकली पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम के साथ मिक्स करके ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट क्लीन होगी, क्योंकि जो फूड स्टॉक ख़राब होता था वो भी अब यूज़ हो जाएगा। एंड बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स है उसकी भी हम यूज़ कम करने वाले हैं। हेल्थ बेनिफिट क्या है कि कुकिंग ऑयल को यूटिलाइज करने की बात हो रही है, या फिर बायोडीजल प्रोडक्शन की, बायोडीजल की जो प्रोडक्शन है उसको ये एनहांस करेगा, क्योंकि ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल भी बायोडीजल के, बायोफ्यूल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, मतलब हमारी जो वेस्ट हो रहा था वो वेल्थ पे ट्रांसफ़र होने वाला है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड म्यूनिसिपल जितने भी सॉलिड वेस्ट है वो सारे हमारी वेल्थ जनरेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है? बायोफ्यूल रिफाइनरीज बनाने की बात होगी एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगा। स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल रिफाइनरीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो इंजीनियर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे। एंड विलेज लेवल पे जितने भी लोग से वो लोग क्या करेंगे, आसपास कोई दुकान बना सकते हैं, या फिर रहने के लिए जो इंजीनियर्स होंगे या फिर जो लोग काम करेंगे रिफाइनरीज में वहाँ पे रहने के लिए घर बना सकते हैं। तो विलेज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो लार्ज स्केल पे जनरेट होगी। ओके, एंड टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी बात हो रही है। तो हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी है ये 4 स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है। ये बेसिकली फूड रिलेटेड जितने भी सोर्स है वहाँ से इथेनॉल बनाने की बात हो रही है। और फूड रिलेटेड सोर्स क्या क्या है? शुगर है, स्टार्च है, स्टार्च मटेरियल्स है। तो शुगर एंड स्टार्च मटेरियल से क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल शुगर से बन सकता है, सोयाबीन से बन सकता है, बायोडीजल से भी सोयाबीन बन सकता है। तो अभी की जो हमारी बायोफ्यूल जनरेशन चल रही है वो फर्स्ट जनरेशन के स्टेज पे है। सेकेंड जनरेशन में क्या होने वाला है? सेलुलोजिक बायोफ्यूल, मतलब जो नॉन फूड सोर्सेस है, नॉन फूड सोर्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज है, ये जो स्टबल बर्निंग होने वाला है एंड वो जो घर बनाते टाइम या फिर फर्नीचर बनाते टाइम छोटे छोटे काट के टुकड़े रह जाते हैं, उस टुकड़े से बनाने वाले हैं। वेस्ट क्रॉप से बनने वाला है। जैट्रोपा नाम का एक स्पेसिफिक प्लांट होता है जो बायोफ्यूल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो वो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल ऑलरेडी इसके ऊपर इंडिया काम कर रहे हैं।
और जेट्रोपा के प्रोडक्शन हो या फिर बाकी दूसरा तीसरा टाइप के जो बायोफ्यूल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के ऊपर ऑलरेडी काम चल रही है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है? ये एल्गल बायोफ्यूल। तो ये एल्गल बायोफ्यूल क्या होती है? एक्वाटिक जो एल्गी है वहाँ से हम बायोफ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फूड सोर्स, नॉन फूड सोर्स होने के बाद हम एल्गी पे आ गए। फोर्थ जनरेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी, जो सिर्फ बायोफ्यूल प्रोडक्शन में ही काम आएगा, वहाँ से हम बायोफ्यूल बनाएंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी और बाकी जितने भी टाइप के फीड स्टॉक है, मतलब रॉ मटेरियल्स हैं, वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे एंड ओनली फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन ये यूज़ होगा। अब हमारी कौन कौन सी स्कीम्स रह चुकी है? फर्स्ट है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ये 2018 का है। नेक्स्ट है रिपर्पस्ड यूज। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो कुकिंग ऑयल है उसको हम रिपर्पस रीयूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, जिस पे अभी हम हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब सब्सिडी पे या फिर लो इंटरेस्ट रेट पे बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए हम सब्सिडी देंगे, इसको प्रमोट करेंगे। एंड पीएम जीवन स्कीम, ये 2019 में बनाया गया था, ओके। और इंडिया की जो टारगेट है ये 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आई है। वो ये है कि हम जो ह्यूमन जो एंटीबायोटिक यूज़ होती है वो हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिवर्स है उसको किस तरीके से कंटामिनेट करते हैं। जैसे कि नियरली 1/3 ऑफ जितने भी लोग लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, वो जितना लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उसके 1/3% ऑफ एंटीबायोटिक रिवर सिस्टम में जाता है इन ईच ईयर। आज तक नहीं, हर साल जाता है 1/3, जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज होती है। एंड ओशंस और इनलैंड वाटर में 11% तक पहुंचता है। एंटीबायोटिक पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है? इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी एंड इनकम्प्लीट रिमूवल इन वेस्ट वाटर सिस्टम्स। तो हमारी जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो बेसिकली एंटीबायोटिक की जो मिक्सिंग है उसको अलग नहीं करता। एंड साथ साथ में ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता। लोग पूरे एंटीबायोटिक के कोर्स कंप्लीट नहीं करते, थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं या फिर यूज़ नहीं करते, उसको खाते नहीं हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से क्या होती है, एंटीबायोटिक की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये फिश में जाते हैं, छोटे छोटे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसमें जाते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होती है, वही सारा चीज़ हम दोबारा खा रहे हैं या फिर वही सारे जो एंटीबायोटिक्स है वो फिश को या फिर एक्वाकल्चर को धीरे धीरे हार्म करता है। नेक्स्ट सोर्स क्या है? एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल हस्बेंड्री, जैसा कि पोल्ट्री फार्मिंग। जल्दी जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, हांस है, मुर्गी है, ये सब के जो जल्दी ग्रोथ हो इसीलिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है। या फिर जो फिश की ग्रोथ है उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है। ये भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो लॉसेस होती है, लीकेज होती है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ बढ़ा देता है। हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र करते हैं। हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल पे ट्रांसफ़र होना, और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र मतलब एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफ़र होना। तो वर्टिकल मतलब फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, एंड हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र टू one organism
टू सेकेंड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या था? टॉप परसेंट ऑफ ग्लोबल जो पॉल्यूशन है, वो जो पॉपुलेशन है वो 1% ऑफ सरफेस वाटर को 1% एक्सपोज होते हैं, और उसमें भी इतना ज़्यादा कंटामिनेशन है। अनट्रीटेड जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो ये इस एमिशन की ग्रेटेस्ट शेयर है। तो डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर्स होती है ये एंटीबायोटिक पॉल्यूशन के सबसे बड़ा सोर्स है। 43% ऑफ जितने भी एंटीबायोटिक है वो डोमेस्टिक सोर्स से उसे प्रोसेस किया जाता है, एंड 57% जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं होता, वो डायरेक्टली जाके नदी में पड़ता है, एंड इस ह्यूज एंटीबायोटिक कंटामिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। 6 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रिवर्स, जो टोटल 25% है ग्लोबल रिवर का, उसमें एंटीबायोटिक पॉल्यूशन की हाई रिस्क है। इंडिया में 80% से भी ज़्यादा ऐसा रिवर है जो हाई एंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरीज में आती है। तो ये जितने भी डेटाज है ये आप मेंस में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रीलिम्स में भी ये जो सोर्सेस है वो वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेन एंटीबायोटिक्स क्या क्या है? एमॉक्सिसिलिन है, सेफ्रोडॉक्सिन है, एंड सेफ्सिजिम है। ये जो 3 एंटीबायोटिक्स होती है, ये 3 एंटीबायोटिक्स हमारे डे टू डे यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एमॉक्सिसिलिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो कोई भी इन्फेक्शन में यूज़ होती है, एंड अगर आप ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो इंडिया में 80% टोटल रिवर्स में रिस्क और हाई रिस्क जोन में है। एंटीबायोटिक जो पॉल्यूशन है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, इसको और भी बढ़ावा दे रहा है, और ये एक लीडिंग डेथ कॉज हो सकता है 2050 तक, जो WHO का प्रेडिक्शन है। तो आई होप ये जो न्यूज़ की एक्सटेंट है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो एंटीबायोटिक्स अगर आप खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ कीजिए। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या कहा, इसमें क्या कहा गया है कि एक डिसाइसिव रिटेलिएशन होगी अगर कोई भी टेरर अटैक होता है इंडिया में, तो उसे एन एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इंडिया जितने भी जिस कंट्री भी अटैक करेगा उसके जितने भी टेरर हब्स है विद इन इनसाइड टेरिटरी, उसको तोड़ने की, उसको कंप्लीटली रिटेलिएट करने की राइट इंडिया का है। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जहाँ पे मिलिट्री रिटेलिएशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है फॉर इंडियाज एंटी टेररिज्म डॉक्ट्रिन, जो पिछला जो डॉक्ट्रिन था उससे स्ट्रांग होने वाला है, मोर डिसाइसिव होने वाला है, बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन आवर नेबरहुड। नेक्स्ट ये है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस तरीके से जो भी इंस्टिगेशन चलता है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एंड इंडिया की जो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ये कुछ साल पहले इंडिया ने क्लियर भी किया था कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन न्यूक्लियर स्टेट के लिए है, न्यूक्लियर स्टेट के लिए नहीं है। तो इंडिया कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट को यील्ड नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट काउंटर एक्शन लिया जाएगा विथ प्रिसीजन एंड रिजॉल्व। तो इट क्लियरली स्टेट्स इंडिया की जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो सेल्फ डिफेंस को, इंडिया की सेल्फ डिफेंस करने का जो राइट है उसको डिटर नहीं करता। एंड ये जो पास्ट रिस्ट्रेंट है वहाँ से एक शार्प शिफ्ट है, स्पेसिफिकली एक डिसाइसिव एक्शन है, स्ट्रैटेजिक विद इन स्ट्रैटेजिक रिस्क। एंड टेररिज्म एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगी। इंडिया विल ट्रीट टेरर ग्रुप्स एंड देयर सपोर्टर रेजिम्स इक्वली, और टेररिज्म के जो प्रॉक्सीज है उसे भी इक्वली पनिश किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, क्योंकि लास्ट जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था
उसके बाद भी इस टाइप की कोई डिसाइसिव स्टेप नहीं लिया गया था. एंड दिस नॉन डिस्ट्रिक्शन एम्स टू डिसमेंटल स्टेट स्पॉन्सर्ड नेचर ऑफ टेररिज्म एंड नॉर्मल टेररिज्म, जहाँ पे सिग्निफिकेंट थ्रेट बनाया जाता है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर. ये जो है सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन न्यूली रिलीज किया गया है आफ्टर मैथ ऑफ दिस ऑपरेशन सिंदूर. तो इसे आपको याद रखना है. अगर आपको इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. इसके बारे में भी आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि सांड यूरोपियन एजेंसी की यूरोपियन की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर था वो रिसेंटली लेड से कुछ सेकंड के लिए गोल्ड में शिफ्ट हुई है. उसके अंदर जो रिएक्शंस चल रहा था वो लेड के ऊपर रिएक्शन हो रहा था एंड रिसेंटली कुछ सेकंड के लिए वो गोल्ड में ट्रांसफर हुई है. तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम करता है. LHC 27 किलोमीटर लॉन्ग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है जो कोई भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है. एंड ये जो एक्सेलरेटर है वो 2 हाई एनर्जी पार्टिकल बीम को इतने क्लोज स्टेट में ट्रैवल कराते हैं जो कोलाइड करते हैं. एंड इस कोलाइड के बाद हमारे यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज हैं जिसके बारे में हमें पता चलेगा. तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहाँ पे? ये स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर पे है. ये बना किसने था? सर्न. एंड इंडिया के भी रिसर्च टीम वहाँ पे है और इंडिया भी इसके मेंबर स्टेट है. ओके तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये PL-15 एंड बाइकर याया 3 ये जो 2 नाम है ये किससे रिलेटेड है? ये लॉन्ग रेंज रॉकेट्स है जो रिसेंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया है. और ये कब किया था? जब पाकिस्तान के साथ हमारे कॉम्बैट चल रहा था उस टाइम में इसे इंटरसेप्ट किया गया था. ये हाई टेक फॉरेन वेपन्स है पाकिस्तान का और दोनों ही पाकिस्तान की खुद की नहीं है. PL-15 जो है ये पीपल्स रिपब्लिक नाम से पता चल रहा है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एयर टू एयर मिसाइल है और इसे डिप्लॉय किया गया था राडार गाइडेंस के लिए, सैटेलाइट एंड नेविगेशन सिस्टम के लिए. तो PL-15 अगर आपको पूछा जाए ये किससे रिलेटेड है तो ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है. एंड बाइकर याया 3 ये टर्किश कामिकाज़े स्टाइल ड्रोन्स है. तो कामिकाज़े स्टाइल ड्रोन्स क्या होती है? बेसिकली ये ड्रोन है जिसमें एक्सप्लोसिव कैरी होती है. ये जिस लोकेशन में जाके हिट करेगा वहाँ पे ब्लास्ट होती है. तो कामिकाज़े स्टाइल अटैक इसे ही कहा जाता है. तो बेसिकली ये अगर कोई ह्यूमन कामिकाज़े स्टाइल अटैक कर रहा है तो वो सुइसाइडल मिशन होती है. एंड ये जो बाइकर याया है वो टर्किश एक ड्रोन है. एंड PL-15 जो है ये चाइनीज़ ऑरिजिन एयर टू एयर मिसाइल है. ओके तो नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसे कमर्शियल ई-मिथेनॉल प्लांट बनाया गया है डेनमार्क में. तो ई-मिथेनॉल क्या होती है? ये एक लो कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमिथेनॉल इसका फुल फॉर्म है. एंड ये एक लो कार्बन एनर्जी की फ्यूल है जो ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में मिला के बनाया जाता है. तो आई होप इस ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ऑलरेडी ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था. तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके बनाया जाता है. इसकी एप्लीकेशन है शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिकॉज इसकी जो डिरेवेटिव्स है वो गैसोलीन एंड केरोसिन है एंड रोड और एयर ट्रांसपोर्ट में काम आता है.
तो ई मिथानॉल की जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होती है? सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया जाता है। मतलब पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस से जितने भी एनर्जी यूज होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन फीड स्टॉक या फिर हाइड्रोजन की जो रॉ स्टॉक है उसको बनाया जाता है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल फ्लू गैसेस से बनाया जाता है। फ्लू गैसेस कहाँ पे मिलते हैं? स्टील के फैक्ट्रीज या फिर सीमेंट प्लांट पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, या फिर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, हवा से भी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से अगर कैप्चर होती है तो ओवरऑल जो एमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी रिडक्शन होती है। तो इन दोनों को, ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को साथ में मिला के मिथानॉल की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया जाता है कैटालिटिक रिएक्टर के अंदर हाई प्रेशर में, और इसे कैप्चर करवाया जाता है, जिसमें मिथानॉल की प्रोडक्शन होती है विथ मिनिमल बाई प्रोडक्ट। तो कुछ कुछ छोटे छोटे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी बनते हैं, एंड ये फर्स्ट टाइम बनाया गया था डेनमार्क में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? लो कार्बन एनर्जी फ्यूल है। ओके, नेक्स्ट ये है टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। ये होता क्या है, किसने डिस्कवर किया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इवेंट है इसका नाम क्या है? टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट का नाम है 2024 TVD। तो ये जो है डिटेक्ट किया गया है 600 मिलियन लाइट ईयर्स पहले। फर्स्ट टाइम टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट जब हुआ था उसको कैप्चर किया गया है, इसको नासा ने कैप्चर किया है। ये होती क्या है? ये एक कैटाप्लाज्मिक फेनोमेना है। मतलब जो ब्लैक होल होते हैं ये एक बहुत ही बड़ा सेलेस्टियल फेनोमेना है, मतलब बहुत ही बड़ा एक ऐसा घटना हुई है। और घटना क्या था? सुपरमेसिव जो ब्लैक होल होता है वो एक स्टार को खा रहा है, वो जो नक्षत्र है उसे इनगल्फ कर रहा है, एंड एट दैट टाइम जो बहुत ही इंटेंस रेडिएशन आया था, जो ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म हुई है, उसको फर्स्ट टाइम कैप्चर किया गया है। और ये कितना दूर है? 600 मिलियन लाइट ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स भी नहीं, 600 मिलियन लाइट ईयर्स पहले जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था उसको कैप्चर किया गया। ये तब होता है जब ब्लैक होल के आसपास विसिनिटी में कोई स्टार रहता है, तो ब्लैक होल धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उस स्टार को इनगल्फ कर लेता है, खा लेते हैं। एंड इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुई है, एक बहुत ही इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुई है जो स्टार को ब्रेक कर देता है। एंड स्टार को ब्रेक करने के बाद इतना जो बड़ा स्टार है वो गैस स्ट्रीम बन जाता है। ये एक इवेंट जो है डिस्कवर हुई है। इस टाइप के जितने भी एटमॉस्फेरिक या फिर सेलेस्टियल इवेंट्स होती हैं वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ग्रेविटेशनल वेव, लीजा, पाथफाइंडर लीजा, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आए हैं। गोल्डनलॉक्स जोन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीलिम्स में जाके क्वेश्चन ज़रूर देखिए एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टॉपिक है, वो ये है अभी तक के सबसे बड़े एक ऑपरेशन हुई है नक्सलिज्म के ऊपर। अब नक्सलिज्म का नाम रिसेंटली चेंज करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कर दिया गया है। तो न्यूज़ क्या था? 31 नक्सलाइट्स जो है उनको मार दिया गया है छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना का जो एरिया है वो नक्सलाइट मूवमेंट के लिए बहुत ही फेमस है। एंड KGH लोकेशन का नाम है करेगत्तलू हिल्स। तो KGH जो है वो एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर है नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे इन लोगों ने पीपल्स लिबरेशन गरिला आर्मी भी बना लिया है। इस आर्मी का बैटालियन 1 को लोकेट किया गया है एंड इनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया गया है। तो ये ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया गया, कौन कौन किया था? कमांडो बैटालियन ऑफ रेजोल्यूट एक्शन ऑफ CRPF,
कोबरा जवान कहा जाता है इसे। ये सीआरपीएफ की डेडिकेटेड फोर्स है अगेंस्ट नक्सलिज्म। स्पेशल टास्क फोर्स था, साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, साथ में पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, सिविल पुलिस है, उनके भी हेल्प लिया जाता है। तो नक्सलाइट मूवमेंट के अगेंस्ट हमारे इंडिया में जो डेडिकेटेड पुलिस फोर्स है वो सीआरपीएफ का है एंड उसका नाम कोबरा है। ठीक है, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये ओरिजिनेट किया गया था 1967 में। नक्सलबाड़ी एक एरिया था वेस्ट बंगाल में। ओके, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी था, लोगों के पास काम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा एक्सटॉर्शन था। इसके अगेंस्ट फर्स्ट टाइम नक्सलबाड़ी में रिवोल्ट किया गया था, इसीलिए नाम है नक्सल। ये जो नक्सल नाम है वहीं से आया है, बट ये बेसिकली नक्सलबाड़ी जो एरिया है इसको मतलब इसको डिनोट करते हैं। तो नक्सलिज्म का नाम चेंज करके अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड कॉरिडोर किसे कहा जाता है। तो रेड कॉरिडोर वो सारे एरियाज है जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ही प्रिवेलेंट है। मोस्टली छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ओडिशा है, महाराष्ट्र का कुछ कुछ एरियाज है, केरला, वेस्ट बंगाल की जो वेस्टर्न पार्ट है इसे जंगल महल कहा जाता है, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये अगर आप मैप देखेंगे रेड कॉरिडोर का, हाईली अफेक्टेड एरियाज में छत्तीसगढ़ आते हैं, झारखंड आते हैं, दक्षिण बिहार एंड ओडिशा के कुछ कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, ये सारे है हाईली अफेक्टेड एरियाज में। लीस्ट अफेक्टेड एरियाज में ओडिशा के दूसरे एरियाज है, तो केरला तमिलनाडु का एरिया है। मॉडरेटली जो अफेक्टेड एरिया है उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का ईस्टर्न पार्ट एंड महाराष्ट्र का कुछ कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। न्यू एरियाज में मणिपुर है, आसाम है एंड इवन इन लोगों का मतलब अटैक इतना बढ़ गया था कि आसाम राइफल्स जो पैरामिलिटरी फोर्स है इंडिया का, उसके ऊपर भी इन लोगों ने अटैक किया था। आसाम राइफल्स कौन है? आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक डेडिकेटेड फोर्स है जो म्यांमार बॉर्डर को कवर करता है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आसाम राइफल्स के ऊपर भी अटैक हुआ था कुछ साल पहले। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे बड़ा है, लाइक सोशल एलिनेशन। उनकी जो एस्पिरेशन है उसको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सब ऑप्टिमल या फिर नो एक्सेस ऑफ एडुकेशन, हेल्थ केयर, एडुकेशन और हेल्थ केयर में उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर जितना एक्सेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। गवर्नेंस इश्यूज, लोगों की एस्पिरेशन नहीं हो रहा है। साथ साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा एक्ट का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को अगर इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं किया जाएगा तो बाहर के जो लोग हैं, नॉन फॉरेस्ट डवेलर्स हैं, वो उनके एरियाज में जाके बसने लगेंगे, वहाँ पे खरीद के नॉन एग्रीकल्चरल या फिर नॉन फॉरेस्ट वर्क के लिए यूज़ करेंगे। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट ट्राइबल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा राइट है। तो इसका अगर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड स्टेट की जो हार्डनेस है, उनकी बात को ना सुनना, ना समझना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि तमिलनाडु में जो भी आगमिक टेम्पल्स है उसको नॉन आगमिक टेम्पल से अलग करने की बात हुई है। तो आगमास क्या होते हैं? आगमा एक कम्युनिटी है जो वैदिक स्क्रिप्चर में इनके नाम आते हैं। जो वैदिक स्क्रिप्चर है उसमें स्पेसिफिक रिचुअल के नॉलेजेस के बारे में पता चलता है एंड जो मैनुअल्स होते हैं वो टेम्पल मैनेजमेंट को दिखाया जाता है। तो टेम्पल को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, टेम्पल्स को किस तरीके से यूज किया जाएगा, उसके मैनेजमेंट क्या होगी, उसके कंप्लीट मैनुअल्स बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, इसके जो वर्शिप्स होते हैं, मेथड ऑफ वर्शिप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इमेज वर्शिप्स होते हैं जिसे तंत्र कहा जाता है। सिंबॉलिक यंत्र जो
मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है इनके वर्शिप। तो मंत्र है वर्बल सिंबल्स, चार्ट्स जो है वो यंत्र है, एंड तंत्र जो रिचुअल्स होते हैं। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र ये 3 आगमस के रिचुअल्स में आते हैं। ये ब्रॉडली डील करते हैं ज्ञान दैट इज नॉलेज, योगा दैट इज मेडिटेशन, क्रिया वो रिचुअल्स, एंड चार्य मतलब वर्शिप। तो ज्ञान, योगा, क्रिया एंड चार्य, ये 4 ऐसे चीज़ है जिनके ऊपर ये डील करते हैं। इनके 3 मेन सेक्ट्स है, जैसे वैष्णव सेक्ट है, शैव सेक्ट है एंड शाक्त सेक्ट है। ये पूरे इंडिया में ही डिवाइडेड है। वैष्णव सेक्ट नॉर्थ इंडिया में भी मिलता है, शैव सेक्ट नॉर्थ इंडिया में मिलता है, ईस्टर्न इंडिया में शाक्त सेक्ट मिलता है, बट अभी तमिलनाडु की बात हो रही है। इनके जो ऑथोरिटीज़ होती है वो वेदा से डिराइव्ड नहीं होता है। ये याद रखना पड़ेगा कि इनकी जितने भी ऑथोरिटी है वो वेदा से डिराइव्ड नहीं है, बट वैदिक जो स्पिरिट है, जो कैरेक्टर है, उससे डिराइव्ड है। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसमें ईश्वर संहिता, नारद पंचतंत्र, स्पंद पद्रिका एंड महानिर्वाण तंत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको याद रखना है। ये आगमिक लिटरेचर के साथ या फिर रिलीजियस बिलीफ के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट एक रिसेंटली फिर से डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, भार्गवस्त्र। ये क्या है? भार्गवस्त्र एक इंडिया की एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम भार्गवस्त्र है। इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो कम्प्लीटली इंडिजिनसली बनाया गया है। भार्गवस्त्र एक लो कॉस्ट हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है जो ड्रोन्स के जो स्वॉर्म्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ अगर आ रहा है, अगर 25-30 ड्रोन साथ में आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही बनाया गया है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इसको बनाया था एंड इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो भार्गवस्त्र अगर पूछा जाए कि क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, ये एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम है एंड ये एंटी टैंक मिसाइल है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट ये है कि इंडिया ने रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर लीकेज के बारे में बताया, क्योंकि अगर न्यूक्लियर लीकेज है तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी हार्म हो सकता है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो IAEA क्या है? ये इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। तो हमारी न्यूक्लियर फील्ड की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंट्रीज़ हैं उन सब की कोऑपरेशन के लिए IAEA को बनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस फैमिली के अंदर आते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। 2005 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये एजेंसी के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो साथ में काम करते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स है वर्ल्ड वाइड जो सिक्योर, सेफ एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। इंडिया इसकी मेंबर है, 180 कंट्रीज़ है एंड पहले नॉर्थ कोरिया कंट्री हुआ करता था, मेंबर हुआ करता था, अब वो अपने आप को रिट्रैक्ट कर दिया है। तो IAEA क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर कोई मेंबर नहीं है। ओके, तो नॉन प्रोलिफरेशन जो न्यूक्लियर ट्रीटी है वो बेसिकली एक ऐसा ट्रीटी है जो जितने भी मेंबर स्टेट है उनको करना है, ऐसा बोला गया है, बट इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक की वेरीफायर है, कौन कौन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, NPT को साइन किया है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा पा रहे हैं कि नहीं, वो सिविलियन यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में ये बेसिकली वेरीफाई करता रहता है। IAEA वेरीफाई करता रहता है। ठीक है, एंड इंडिया में भी IAEA का जो टीम है वो आके इंडिया के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसको चेक करते हैं। बट बेसिकली इंडिया में 2 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, एक सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर और
दूसरा डुअल पर्पस। इसे हम डायरेक्टली मिलिट्री तो नहीं कह सकते, बट डुअल पर्पस है जो बोथ काम के लिए यूज़ हो सकता है। एंड यू नो काम क्या है। तो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, एंड यस, इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। उसका एक रीज़न ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन करने के लिए जो एक्चुअली प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, पहले वो तो अपना बंद करे। रशिया प्रोलिफरेट कर रहा है, यूएसए प्रोलिफरेट कर रहे हैं, बट वो तो एनपीटी साइन कर लिया है, बट स्टिल वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसकी नंबर्स, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाया जा रहा है। तो पहले वो अपना तो बंद करे, उसके बाद इंडिया बंद करेगा। दूसरा यह है कि एनपीटी साइन ना करने का दूसरा रीज़न है कि इंडिया ये कहते हैं कि हमारे जितने भी सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको आईएईए चेक कर सकते हैं। एंड जो फॉरेन मेड जितने भी हमारे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फॉरेन मेड है, मतलब कुछ फॉरेन मेड है, कुछ हमने इंडिजिनसली बनाया है। तो हमारे जितने भी इंडिजिनस रिएक्टर्स है जो हमने खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाया है, उसको हम आईएईए को इंस्पेक्ट करने नहीं देंगे। ओके, तो सिविल न्यूक्लियर जितने भी रिएक्टर्स है वो हमारी एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ होती है, उसको हम प्रॉपर चेकिंग करने देंगे। बट जो डुअल यूज़ है उसको नहीं किया जा सकता। एंड इसीलिए इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। ऐसे एनपीटी साइन नहीं किया गया और कुछ कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान है, ईरान है, एंड इसराइल के पास एक्चुअली न्यूक्लियर पावर है कि नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो आईएईए के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट ये है, इंडिया ने बायो E3 पॉलिसी के ऊपर एक प्लान बनाया है। तो ये बायो E3 पॉलिसी क्या है? ये इकोनॉमी, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर बनाया गया है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है फर्स्ट एवर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ताकि ह्यूमन लाइफ स्पेस में सस्टेनेबल कर पाए कि नहीं, इसके बारे में हमें पता चले। ये कौन हेड करेगा? इसरो इसे हेड करने वाले हैं। कोलैबोरेशन किसके साथ है? डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ है। एंड ये किस लिए है? नेक्स्ट जो इंडिया की इसरो की अपकमिंग मिशन है, इंटरनेशनल स्पेस मिशन एक्सियम 4, इस मिशन में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं। 2 एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा। वो 2 एक्सपेरिमेंट क्या है? माइक्रोएल्गी एक्सपेरिमेंट। तो माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में स्पेस में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। सोलर रेडिएशन डायरेक्टली बॉडी में आता है। ये सोलर रेडिएशन को माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में जो एल्गी है वो उसकी टॉलरेंस है कि नहीं, वो ये कंडीशन झेल सकते हैं कि नहीं, उसकी ग्रोथ होता है कि नहीं। जो माइक्रो एल्गी होती है वो बेसिकली क्या है? ये बहुत ही न्यूट्रिएंट सोर्स मटेरियल है, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स होती है। फूड सोर्स में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये माइक्रो एल्गी जो है, इसकी ग्रोथ ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, एडिबल है कि नहीं, ये देखने की बात हो रही है। और इसमें क्या होगा? दिस विल प्रोमोट सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस बेस्ड न्यूट्रिशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। तो जो लंबे समय के लिए स्पेस मिशंस होते हैं, जिसमें हो सकता है कि 5 साल, 6 साल या फिर 10-15 साल के लिए कोई स्पेस मिशन है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो इतना न्यूट्रिशन तो हम साथ में लेके नहीं जा सकते, तो वहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा। इस माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में ग्रो हो सकता है कि नहीं, ये भी चेक करना एक्सपेरिमेंट के अंदर है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट। तो माइक्रोएल्गी और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों की एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इसका भी सेम है कि ग्रोथ एंड प्रोटियोमिक रिस्पॉन्स क्या होती है। स्पेसिफिकली स्पिरुलिना, ये भी सुपर फूड कहा जाता है। स्पिरुलिना इतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसे सुपर फूड कहा जाता है। सिनोकॉकस, ये दोनों जो साइनोबैक्टीरिया है, ये माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में
किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यूरिया और नाइट्रोजन बेस्ड मीडिया में, नाइट्रेट बेस्ड मीडिया में किस तरीके से ये ग्रो हो रहा है, इसके ऊपर स्टडी होने की, एक्सपेरिमेंट होने की बात हो रही है। कौन करेगा? इसरो एंड डीपीटी। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हिमालयन एक ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर है नेपाल में, जिसको अभी रिसेंटली डेड डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो है 1982 में कितना बड़ा ग्लेशियर था, 1996 में ये कम हुई, 2008 में ये और भी कम हुआ, 2009 में ये धीरे धीरे कम होने लगा, 2022 आते आते उस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, एंड 2024 में वैनिश। क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतना प्रूफ के साथ इम्पैक्ट बहुत कम बार मिलता है। तो ग्लेशियोलॉजिस्ट है और जो लोकल कम्युनिटी है, इन्होंने लास्ट टाइम ये जो याला ग्लेशियर है इसको डिक्लेयर किया है डेट, एंड इसके साथ मॉर्निंग भी हो रहा था। ग्लेशियल फ्यूनरल एक न्यू टर्म है, ये एक सिंबॉलिक सेरेमनी है जो एक ग्लेशियर के डेथ डिक्लेयर करने के बाद होती है, एंड ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर की जो डिसअपियरेंस हो रही है उसको मार्क करता है। तो यस, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। इसके अलावा इसके साथ साथ ये याला जो ग्लेशियर है कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल में, इसको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा कुछ और ग्लेशियर भी है जिसको डेट डिक्लेयर किया गया था। पिज़ोल ग्लेशियर स्विट्ज़रलैंड में है, क्लार्क ग्लेशियर यूएसए में है, ओयोलो ग्लेशियर मेक्सिको में है। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर्स है इसको नाम याद नहीं रखना है, बट ग्लेशियर फ्यूनरल जो है वर्ड आपको याद रखना है। तो ग्लेशियर लॉस की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकती है, ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ग्लेशियर लॉस का इम्पैक्ट क्या है? एक्सेलरेट्स ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली ग्लेशियर क्या करता है, हमारी जो सनलाइट आती है अर्थ में, ग्लेशियर वाइट होती है, आइस है, वो जो हमारी इंसिडेंट सनरेज होती है, जो सनरेज आते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एल्बेडो। तो ग्लेशियर अगर कम हो जाएगा, ये एल्बेडो इफेक्ट कम हो जाएगा, एंड अर्थ के लिए अर्थ ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करने लगेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड एल्बेडो। तो ये एल्बेडो बढ़ जाएगा। सी लेवल की एक्सेलरेट्स होगी। तो 2001 से ये एक नेचर स्टडी है कि 2 सेंटीमीटर की टोटल ग्लोबल सी लेवल की इंक्रीज हुई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, जैसे कि 2/3 ऑफ अर्थ की जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है। तो अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा तो वाटर की जो साइकिल है वो ख़त्म होगा, एंड दैट थ्रेटन द वाटर सिक्योरिटी। और उसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, स्पेसिफिकली हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। नेचुरल डिजास्टर, ये क्या होगा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो फ्लड्स होते हैं, मतलब ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर की मेल्टिंग की जो रेट है वो अगर सडनली बढ़ गया तो पहले लेक बना हुआ था वो लेक जो है सडन बर्स्ट करता है, एंड दैट इज़ ए ह्यूज डिजास्टर। कई बार हो चुकी है, उत्तराखंड में हो चुकी है, कश्मीर में हो चुकी है, सिक्किम में रिसेंटली हुआ था। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एक बहुत ही मेजर नेचुरल डिजास्टर है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट ये है डी टैब की जो सैप कमेटी है उसने अप्रूव किया है 16 ऐसे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की ड्रग को, मेडिसिन को, जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसका ट्रायल ठीक से हो नहीं रहा था। ऐसे 16 ड्रग्स को इसने प्रोहिबिट किया है, एंड ड्रग के ऊपर कई सारे रेगुलेशंस आए हैं। लास्ट ईयर यूपी में कुछ ऐसे फैक्ट्रीज था जहाँ पे ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहा था, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर डेथ हुई है, एंड इसके बाद ड्रग्स के ऊपर रेगुलेशंस बढ़ गई है। तो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है इसने अप्रूव किया है 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के ड्रग्स को, साइटिंग सीरियस हेल्थ रिस्क।
बिकॉज कुछ कुछ हेल्थ रिस्क हो रहा था। तो एफडीसीज क्या होती है, एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती है। एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं, जो केमिकल कंपाउंड है मेडिसिन का, एंड दैट विल हेल्प इन द बॉडी। ये एज ए पील यूज होती है, जो टैबलेट्स है, कैप्सूल्स होती है, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होती है। ठीक है, तो ये एफडीसी को बैन क्यों किया गया था? प्रॉपर ट्रायल हुई नहीं है। ये जो दवाई हम यूज़ कर रहे हैं इसकी ट्रायल ही ठीक से नहीं हुई है, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुई है, तो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये सिंगल पिल है, कैप्सूल है, या फिर शॉर्ट इंजेक्शन हो सकता है। इरेशनल इनटेक, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स है जो सारे पेशेंट के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है बट उन्हें दिया जा रहा है। हो सकता है कोई डायबिटीज़ की ड्रग है जो हमारे फूड इंटेक को कम कर देता है, राइट। अब वो हमारे डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट या फिर इंसुलिन के इंटेक को रेगुलेट करना है। बट उसी को अगर आप हेल्थ अपनी जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अगर उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो आपके बॉडी में एक एडवर्स ड्रग इफेक्ट होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल इंटेक, जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओवर यूज। जो एंटीबायोटिक एफडीसीज है उसके ओवर यूज़ के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ऑलरेडी हमने एक और टॉपिक देख लिया है कि हमारे इंडिया में 80% एंटीबायोटिक पॉल्यूटेंट रिवर्स है जो हाई रिस्क जोन में है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को और बढ़ाता है, तो एफडीसीज को इसीलिए बैन किया गया है। ओके, तो ये जो डेटा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट ये है, ये एक नासा की मिशन है, ग्रेल, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन। ग्रेल मिशन की रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जो नासा ने बनाया है। एंड बेसिकली इसने क्या किया है, मून की टोटल जो ग्रेविटी है उसको मैप किया है। ये 2011 में लॉन्च किया गया था अंडर नासा डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक है, तो नासा के 2 मेन प्रोग्राम होते हैं, एक है एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, दूसरा है डिस्कवरी प्रोग्राम। तो एक्सप्लोरेशन में क्या होती है कि मार्स में फर्स्ट टाइम जा रहा है, जुपिटर में फर्स्ट टाइम जा रहा है, या फिर नेपच्यून में फर्स्ट टाइम जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन मिशन। एंड डिस्कवरी मतलब एक बार जा चुका है, 2 बार जा चुका है, उसके बाद उस एरिया के बारे में हमें क्या क्या पता चल सकता है, ये डिस्कवरी प्रोग्राम का पार्ट है। ओके, तो की फाइंडिंग्स क्या था कि जो मून की इंटीरियर है वो अनइवन है, हमारे अर्थ की इंटीरियर की तरह ही। मून की जो नियर साइड है जिसको हम देख सकते हैं, अर्थ को फेस करते हैं, उसे नियर साइड कहा जाता है। तो ये जो नियर साइड है वो वार्मर है, गर्म है, एंड जियोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब प्लेट्स की तरह ये मूव करता है। और जो फर साइड है वो उतना मूव नहीं करता, वो कोल्डर साइड है। नियर साइड जो है उसमें वर्स्ट प्लेन्स है, मतलब ये जो हमारे अर्थ में भी प्लेन्स है वैसे ही प्लेन्स है जिसे मेयर कहा जाता है। बट जो फर्स्ट साइड है उसमें रग्ड टेरेन है, मतलब उसमें माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज ज़्यादा है। तो ये मैपिंग की 2 फाइंडिंग था जो आपको याद रखना है। एंड ग्रेल मिशन है किसका? नासा का। नेक्स्ट ये है, वर्ल्ड के फर्स्ट टाइम पर्सनलाइज्ड जीन थेरेपी किया गया है टू क्योर ए रेयर डिजीज। तो साइंटिस्ट ऑफ यूएसए रिसेंटली पर्सनलाइज्ड क्रिस्पर कैस बेस्ड जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट किया है टू ए बेबी जो सफ़र कर रहा था CPS1 डिफिशियंसी से। तो ये क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, इसमें हमारे सेल के अंदर जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं उस सेल में क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोम के कुछ ऐसा एरियाज है जो अगर ख़राब है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर म्यूटेशन हो गई है, वहाँ पे जो हमारी गुड जीन्स है या फिर दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एक ह्यूमन से जीन लाया जाता है, उसको जो हमारे क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम को कट करके उसको लगाया जाता है। ये जो क्रिस्पर है वो एडिटिंग टूल है, वो एडिट करने में लिए क्रोमोसोम के एडिट के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
इसीलिए क्रिस्पर को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर. ठीक है, तो इसको इस तरीके से लगाया जाता है. ये नेचर में डिस्क्राइब किया गया था किस तरीके से बनाया गया है. एंड बेसिकली अगर आप जो खराब डीएनए है उसको हटा देंगे और दूसरा डीएनए लगा देंगे तो आपकी जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए का पार्ट है, वो ठीक हो जाएगा. तो इसी तरीके से CPS1 की डेफिशिएंसी को ट्रीट किया गया है. CPS1 डेफिशिएंसी एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जहाँ पे लीवर जो है, जितने भी हमारे बाय प्रोडक्ट है या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं उसको लीवर बेसिकली क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है या फिर उसको ठीक करता है. बट CPS1 डेफिशिएंसी में क्या होती है, ये काम होता नहीं है, लीवर फेल करता है. एंड लीवर फेलिंग की वजह से जो टॉक्सिक एमोनिया है वो बॉडी में बिल्डअप होती है. तो इस डेफिशिएंसी को ठीक किया गया है. जीन एडिटिंग जो थेरेपी होती है दैट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए का ऑर्गेनिज्म जो है उसके डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है बाय करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स, ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन एंड इन दैट ऑल्सो इंक्लूड न्यू जेनेटिक मटेरियल. तो न्यू जेनेटिक मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है, जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर किया जाता है एंड जो म्यूटेशन होने के बाद जेनेटिक डिफेक्ट हुई है उसको करेक्ट किया जाता है. और ये जो अभी एक रिसेंट एडिटिंग हुई है ये नेक्स्ट टाइम सिकल सेल एनीमिया को ठीक कर सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस को ठीक कर सकता है, कुछ टाइप के कैंसर को भी ट्रीट कर सकता है. इस मेथड में CRISPR-Cas9 जो मॉलिक्यूलर एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ किया गया. ठीक है, इसमें गाइड RNA यूज़ होती है एंड Cas9 न्यूक्लियस जो है वो यूज़ होती है टू कट डीएनए. तो डीएनए को कट करने के लिए गाइड RNA, जो मतलब RNA जाके गाइड करता है कहाँ पे कट करना है. एंड Cas9 जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली प्रोटीन है जो वहाँ जो साइट पे बैठ के कटिंग में काम करते हैं. ठीक है, तो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. कोविड-19 के टाइम पे तो वैक्सीन प्रिपरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ज़रूर याद रखना. नेक्स्ट ये है कि एक बार्ड विंग इवेंट हुई है. तो बार्ड विंग इवेंट क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे. बेसिकली ये एक सोलर इरप्शन प्रोसेस है. मतलब जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं वो सोलर स्टॉर्म की वजह से जो सोलर फ्लेयर बनते हैं वो एक बार्ड विंग की तरह दिखता है. सी दिस इज बार्ड विंग, बार्ड की विंग की तरह दिखता है, इसीलिए इसे बार्ड विंग इवेंट भी कहा जाता है. नासा की जो सैटेलाइट है उसने रिसेंटली एक मैसिव सोलर फ्लेयर को डिस्कवर किया है जो एक विंग लाइक शेप फॉर्म करता है. सोलर फ्लेयर बेसिकली जायंट एक्सप्लोशंस होते हैं. ये एक्सप्लोशन सडन रिलीज होती है सन से. तो सोलर सिस्टम में सन से सडन अगर एनर्जी रिलीज होती है तो दैट इज़ कॉल्ड सोलर फ्लेयर. जो लाइट है हाई स्पीड पार्टिकल्स होती है. ये जो हाई स्पीड पार्टिकल्स है दिस इज़ वेरी लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स जो अर्थ तक पहुंचते हैं. एंड अर्थ तो क्या, ये मार्स जुपिटर तक भी पहुंचते हैं. ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विथ कोरोनल मास इजेक्शन. सोलर फ्लेयर की इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है. जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. दिस फ्लेयर कैन डिस्टर्ब द अर्थ की जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब कर सकता है. रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है, पावर ग्रिड की फेलियर हो सकती है एंड बहुत ही स्टनिंग ऑरोरा फॉर्मेशन हो सकती है. ओके, तो रेडियो ब्लैकआउट अगर हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर बंद हो जाएगा तो ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाएगी. ये जो हम टीवी यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो बंद हो जाएगा, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा. चाहे अगर कोई मतलब ऐसे समुंदर के बीच में कोई अगर शिप है या फिर आर्मी मूवमेंट हो रही है तो रेडियो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है. सैटेलाइट डैमेज. सैटेलाइट डैमेज कैसे हो सकता है. हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स होती है वो डैमेज कर सकता है, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकता है.
जीपीएस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। एंड आई होप सबको पता होगा कि इंडिया की जो जीपीएस सिस्टम है उसका नाम IRNSS है, एंड ये अगर बंद हो जाए तो आर्मी मूवमेंट में एक बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। ह्यूमन सेफ्टी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज ये डायरेक्टली हार्म तो नहीं करता लोगों को, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है एटमॉस्फेयर जो है उसको शील्ड करता है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा सोलर फ्लेयर, तो धीरे धीरे लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। लाइक जैसे कि सोलर रेडिएशन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर जो है उसे शील्ड करते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे मूव करता है, चला जाता है, या फिर इस सोलर इजेक्शन की वजह से, सोलर फ्लेयर की वजह से वो हट जाता है, तो हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो सोलर मिशंस चलती है, उसको बहुत ज़्यादा रेडिएशन की रिस्क होती है। ठीक है, तो ह्यूमन सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट ये है कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंडियन यक की क्रोमोसोमल लेवल पे जीनोम की असेंबलिंग की है। मतलब इंडिया में जितने भी इंडियन यक की वैराइटीज़ है उसकी जो जीनोम है उस जीनोम की सीक्वेंसिंग किया गया है एंड उसको असेंबल किया गया है। इंडियन यक जो है उसका नाम बॉस ग्रनर्स है। ये स्पीसीज है जो अभी न्यूज़ पे है। इसे शीप ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है। दैट सपोर्ट्स हाई ऑल्टीट्यूड कम्युनिटीज़। तो हिमालयस की हाई ऑल्टीट्यूड में जो कम्युनिटीज़ रहते हैं, जो ट्राइब्स रहते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है बाय मीट। इसके मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। हैबिटेट क्या है? हिमालयन रीजन पे मिलते हैं, तिब्बतियन प्लेटू में मिलते हैं, पामीर माउंटेन्स में मिलते हैं, ताजिकिस्तान एंड अप टू मंगोलिया, साइबेरिया पे ये दिखा जाता है। इसके जो लंग्स हैं वो लार्जर है। लोअर ऑल्टीट्यूड में जितने भी कैटल्स मिलते हैं, इसके हार्ट और लंग्स ज़्यादा है, बिकॉज हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड में एयर प्रेशर बहुत कम है, तो हमें ब्रीदिंग के लिए भी हार्ट को प्रेशर देना पड़ेगा। तो हार्ट और लंग्स को प्रेशर देने के लिए, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, इसीलिए जो यक होती है उसकी साइज़ लार्ज होती है, उसकी हार्ट और लंग्स की साइज़ लार्ज होती है। डाइट मतलब ये हर्बीवोरस है एंड ग्रास और अल्पाइन प्लांट्स को मोस्टली खाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अभी तक GS1 के और GS3 के इकोनॉमी एग्रीकल्चर को छोड़ के जितने भी टॉपिक्स था लास्ट 1 वीक की हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू विद्यार्थी IAS।